हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो सामान्य अध्ययन टेस्ट पार्ट 172 आज देखेंगे और काफ़ी अच्छे जीएस के प्रश्न इस टेस्ट में आज इंक्लूड किए गए हैं, तो सेशन को अच्छे से देखिएगा। बाकी अन्य जो भी क्लासेज या कंटेंट आपको यूट्यूब पर दिया जा रहा है, आगामी यूके पीएससी एंड यूके ट्रिपल एससी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो जो भी क्लासेज या कंटेंट आपको मिलता है उसको अवश्य आप देखिएगा, उससे आपको बहुत फ़ायदा ही मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। जीएस टेस्ट नंबर पार्ट 172। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे। उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु योजना स्टैंड अप इंडिया किससे संबंधित है? तो देखिए, उद्योग धंधों को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था, स्टैंड अप इंडिया योजना। ये भारत में शुरू हुई थी या लॉन्च हुई थी योजना 5 अप्रैल 2016 को। इसमें आपका बिजनेस वगैरह के लिए 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का लोन प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, 1 करोड़ का लोन। और ये योजना शुरू की गई थी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, महिलाओं, एससी और एसटी के लिए। ठीक है, तो इन सभी लोगों को अपना उद्योग धंधा बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र में तो इस योजना को शुरू किया गया था, स्टैंड अप इंडिया योजना। ठीक है, कुल मिलाकर जैसे मान लीजिए किसी का मैन्युफैक्चरिंग है या कोई मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगाना चाहता है, कोई सर्विस सेक्टर का कोर बिजनेस है, तो इनके लिए लोन प्रोवाइड इसमें कराया जाता है। चलिए अगला देखिए, भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार कैसा है? तो देखिए, भारत में जो भूमि जोत का आकार है ना, वो थोड़ा कम है। इसलिए देखिए, भारत में देखिए, अगर हम वेस्टर्न जो एग्रीकल्चर होता है, वेस्टर्न एग्रीकल्चर में देखते हैं कि वहाँ पे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, सिस्टमेटिक तरीके से सब चीज़ें हैं, है ना। तो भारतीय किसानों को काफ़ी कुछ फेस करना पड़ता है, मानसून पे ज़्यादा निर्भरता है भारतीय किसान की, महंगे पेस्टिसाइड्स और उसको बीज वगैरह खरीदने पड़ते हैं। ठीक है, और वही पारंपरिक खेती चल रही है अभी भी, उसमें टेक्निक का अभाव है। तो काफ़ी चीज़ें हैं जिससे किसानों को उतना फ़ायदा नहीं होता। तभी भारत के किसान आप देखेंगे अपेक्षाकृत बहुत ज़्यादा, अगर पश्चिमी देशों के किसानों से देखें तो गरीब हैं। बाहर के किसान आप देख लो कितने अमीर होते हैं, वो लग्जरी गाड़ी में घूमते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से खेती कर रहे हैं। तो भारत में एक रीज़न ये भी कि जो सीमांत कृषि में भूमि जोत का आकार है वो थोड़ा छोटा है, और ये 1 हेक्टेयर से कम है। ठीक है, डी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े हैं ना भूमि के, आदमी का बहुत बड़ा लैंड नहीं होता यहाँ पे, है ना। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, 1 हेक्टेयर से कम। चलिए अगला देखिए, निम्न में से किस एक का भारत के घरेलू बचतों में सर्वाधिक हिस्सा है? तो दिए गए विकल्पों के आधार पर बताइए, भारत में जो हमारे घरेलू बचत होती है, मान लीजिए जिसको हम बोलते हैं जो डोमेस्टिक सेविंग्स है, ठीक है, उसमें सबसे बड़ा योगदान निम्न में से किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिजिकल जो एसेट्स हैं वो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। भौतिक परिसंपत्तियाँ अभी भारत में वर्तमान समय में घरेलू बचतों में सर्वाधिक हिस्सा करती हैं। अब भौतिक परिसंपत्ति का मतलब है जैसे कि किसी का मकान है, किसी का भवन है, किसी की प्रॉपर्टी है, यानी कि भूमि है, खरीदी है उसने, उसके अलावा कोई मशीनरी है उसके पास, या मान लीजिए आपके पास कोई कार है, बस है, ठीक है, उसके अलावा कोई इन्वेंट्री है, तो ये सभी भौतिक परिसंपत्तियों में आ जाते हैं। क्लियर? तो सी आंसर इसमें सही हो जाएगा, फिजिकल एसेट्स। अगला देखिए, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या होती है? तो मान लीजिए किसी भी देश का अगर हमने इकोनॉमिक ग्रोथ देखना है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ में सबसे मेन चीज़ क्या होती है ना, आर्थिक मतलब जो भी अर्थव्यवस्था या आर्थिक ग्रोथ में सबसे बड़ा मेजरमेंट है कि वहाँ के आदमी की इनकम क्या है, यानी कि वहाँ का एक आदमी कितना पैसा कमाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम पर कैपिटा इनकम, पीसीआई। तो प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा इसमें। ठीक है, प्रति व्यक्ति उत्पाद हो जाएगा एक हिसाब से, डी आंसर होना चाहिए इसमें। ठीक है, प्रति व्यक्ति उत्पाद। और अगर इसमें पीसीआई भी ऑप्शन में होगा तो वो भी आपका सही आंसर माना जाता है। ठीक है, प्रति पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय आपको ध्यान रखना है, डी आंसर इसमें सही हो जाएगा। दूसरे शब्दों में सिंपली ये समझ जाइए कि जो प्रति व्यक्ति उत्पाद है, प्रति व्यक्ति उत्पाद यानी कि जिसको जीडीपी पर कैपिटा भी कहा जाता है, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि किसी देश की कुल जनसंख्या के हिसाब से औसतन प्रत्येक व्यक्ति कितना आर्थिक उत्पादन कर रहा है और उसकी इनकम कितनी है। ठीक है, यानी कि उत्पादन कितना कर रहा है और इनकम क्या है, तो ये प्रति व्यक्ति उत्पाद आ जाता है, टोटल कैलकुलेशन इसका। तो ये आपको ध्यान रखना है, कन्फ्यूज नहीं होना है। मान लीजिए अभी इसमें प्रति व्यक्ति उत्पादन के पर कैपिटा इनकम भी होता, तो पर कैपिटा इनकम भी सही उत्तर होता है इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, देखिए, वह कौन सा वित्तीय वर्ष है जिससे सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश आरंभ हुआ था? तो बताइए कौन सा फाइनेंशियल ईयर था जहां पर हमारा सार्वजनिक जो उद्योग थे, सार्वजनिक यानी कि जो पीएसयू थे हमारे, ठीक है, इनमें विनिवेश आरंभ हुआ। विनिवेश का मतलब क्या होता है आपका? विनिवेश का मतलब है आपका इन्वेस्टमेंट। ठीक है, माफ कीजिएगा, डिस इन्वेस्टमेंट बोलेंगे विनिवेश को। ठीक है, डिस इन्वेस्टमेंट, डिस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब डिस इन्वेस्टमेंट क्या होता है पहले तो इसको समझिए।
डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि जो लाभ होता है, ठीक है, लाभ पुनर्निवेश भी इसको कहा जाता है, यानी कि जो प्रॉफिट्स हैं उनको फिर से लगा देना। अब भारत ने देखिए आपका जो भारत में उदारीकरण की नीति थी कब लागू हुई थी, तो उदारीकरण वाली नीति भारत में 1991 में लागू हुई थी, 1991, जिसको हम एलपीजी रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। भारत ने देखिए जुलाई 1991 में शुरू किया ना नई आर्थिक नीति, तो इसमें आपका एलपीजी रिफॉर्म्स लाए गए। एलपीजी रिफॉर्म्स क्या थे आपके, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो पीएसयू में जो है विनिवेश, सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश यानी कि डिस इन्वेस्टमेंट शुरू की गई, और जिसको हम कह सकते हैं कि लाभ पुनर्वेश भी हुआ, पुनर्निवेश कहेंगे लाभ का। और ये जो वर्ष था आपका 1991 में हुआ था, 1991-92, ठीक है। तो बी आंसर इसमें सही हो जाएगा, 91-92 बिल्कुल सही उत्तर है इसमें। क्लियर। चलिए, कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जब देश में एलपीजी रिफॉर्म्स लाए गए थे, जब भारत ने वैश्वीकरण में शामिल हुआ भारत, ठीक है, भारत ने अर्थव्यवस्था को खोल दिया अपना, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, सब चीज़ों के लिए खोल दिया, पहले बंद अर्थव्यवस्था थी हमारी। तो जब भारत ने अर्थव्यवस्था को खोला तो तत्कालीन भारत के तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे और हमारे वित्त मंत्री कौन थे, ये बड़ा पूछा जाता है आपका एग्जाम में। उसमें भारत के वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री कौन थे। तो प्रधानमंत्री थे हमारे पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। और वित्त मंत्री जो थे भैया, बहुत ही इंटेलेक्चुअल व्यक्ति जिनको हमेशा अंडर एस्टिमेट किया गया, नाम है भाई डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो भारत के 2 बार प्रधानमंत्री भी रहे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह देखिए एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो आरबीआई के गवर्नर भी रहे, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी रहे, ये भारतीय कैबिनेट में वित्त मंत्री भी रहे 91 के समय। और इसके अलावा देखिए आपका ये 2004 से लेकर 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री भी रहे, ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो बहुत ही एक बुद्धिजीवी थे ये, बहुत काम किए इन्होंने। तो एलपीजी रिफॉर्म्स इन्हीं के टाइम पे लाई गई थी उसमें, जिसको हम उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण कहते हैं। और भारतीय अर्थव्यवस्था काफ़ी संकट में थी इस 91 के ईयर में, इसको भारतीय अर्थव्यवस्था के संकट को भी इन्होंने समाप्त किया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्न में से कौन सा क्रम सही है। तो भारत की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में आपका बताना है आपने कि किस प्रकार से प्रस्तावना प्रेजेंट की गई है, ठीक है। तो देखिए भारतीय संविधान में अगर प्रस्तावना देखेंगे तो सही क्रम है आपका सार्वभौमिक सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र, यानी कि इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है। सार्वभौमिक सत्ता संपन्न समाजवादी, समाजवादी होना चाहिए, मिस प्रिंटिंग हो रही है, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। तो ये भारत की डेफिनेशन है प्रस्तावना में कि भारत जो है देखिए सार्वभौमिक सत्ता संपन्न देश है, यानी कि आप कह सकते हैं कि भारत में देखिए आपका लोकतांत्रिक सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक नेशन है दुनिया का, समाजवादी देश है, यानी कि समाज सबसे पहले उसके लिए, ठीक है, समाज के हर व्यक्ति के लिए समान न्याय, समान आर्थिक न्याय, ये सब चीज़ें रखता है भारत आगे। धर्मनिरपेक्ष, किसी एक धर्म, विशेष धर्म को मान्यता नहीं देता भारत देश, यहाँ पर सभी धर्मों को समान दर्जा दिया गया, समान कह सकते हैं सभी धर्मों के लिए सम्मान है, मतलब किसी एक धर्म विशेष को प्रेजेंट नहीं करता। भारत एक धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष देश है, ऐसा बोला गया है। जनवादी गणतंत्र का मतलब होता है कि अपना देखिए, गणतंत्र का मतलब ये होता है कि जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार जो कि चलेगी किसके आधार पर, संविधान के आधार पर, ठीक है। तो भारत लोकतांत्रिक देश है, साथ ही गणतंत्र है, यानी कि हमारा अपना संविधान है। 26 जनवरी 1950 से हम गणतंत्र नेशन भी बन गए, रिपब्लिक भी बन गए, ठीक है। उससे पहले देखिए जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, तो भारत और पाकिस्तान उसमें डोमिनियन स्टेटस इनको दिया गया था। ये आज़ाद तो हो गए थे, ठीक है, लेकिन ये उस समय क्योंकि संविधान पूरा नहीं हुआ था, तो तब तक इनके ऊपर ब्रिटेन था। लेकिन जब भारत ने अपना संविधान पूरा किया तो 26 जनवरी 1950 के बाद भारत गणतंत्र देश भी हो गया, ठीक है। तो लोकतांत्रिक क्या होता है, गणतंत्र क्या होता है, ये कुछ मतलब एक महत्वपूर्ण चीज़ है जिसका आपको अच्छे से मतलब पता होना चाहिए, तभी आपको समझ आएगा कि क्या है ये शब्द, ठीक है, इनके मायने क्या होते हैं। तो डी आंसर इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान के विभिन्न भागों में संशोधन की कितनी विधियां प्रदान करता है। तो देखिए आर्टिकल 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि 368 के तहत भारतीय संविधान के विभिन्न भागों में संशोधन की कितनी विधियां प्रदान करते हैं, कितने प्रकार से आपके भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है।
तो दो तरीके से होता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। एक तो आपका देखिए जो केंद्रीय विधान, जो हमारा केंद्रीय जो संसद है, तो केंद्रीय संसद में देखिए कोई भी नया हमारा संशोधन होता है तो पहले लोकसभा में पारित होता है, फिर राज्यसभा में पारित होता है। लेकिन कई बार ये पहला मेथड हो गया, ये तो पहला मेथड है। और दूसरे मेथड में कई बार क्या होता है कि राज्य विधानमंडल जो होते हैं उनकी अनुमति भी आवश्यक होती है, ठीक है। तो दो प्रकार से यहाँ पर क्या हो सकता है, हमारा संशोधन किया जा सकता है, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो इसमें इनकरेक्ट है वो बताना है आपने, ठीक है। किसके बारे में, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में इनमें से कौन सा आपका सही कथन नहीं है। तो पहला देखिए, इसके पास जनता के मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए आदेश जारी करने की अनन्य शक्ति है। अंतरशासकीय विवादों में मूल एवं अनन्य क्षेत्राधिकार रखता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा कानून के प्रश्न या किसी तथ्य को निर्दिष्ट किए जाने पर सलाहकार अधिकारिता रखता है। इसके पास अपने ही निर्णय या आदेश पर पुनर्विचार करने की शक्ति है। तो इसमें देखिए बी आपका बिल्कुल सही है, सी सही है, डी सही है। ए जो इसमें स्टेटमेंट है ये गलत दिया गया है, ठीक है। इसके पास जनता के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की अनन्य शक्ति है, ठीक है, अनन्य शक्ति नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। हालांकि देखिए जनता के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को 5 प्रकार की जो हमारी रिट हैं उनके तहत ये कुछ राइट्स मतलब दिए गए हैं, मतलब पावर दी गई है, तो ये रिट जारी कर सकते हैं 5 प्रकार की, ठीक है। और ये आपका देखिए आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट एंड आर्टिकल 226 हाई कोर्ट के लिए होता है। ये मैंने कई बार आपको पूर्व वीडियोज़ में भी पढ़ा है। तो ऐसा नहीं कि अनन्य शक्तियाँ नहीं है कि वो चाहे जो कर सकते हैं, ऐसी शक्तियाँ नहीं, केवल 5 प्रकार की रिट स्पेशली प्रोवाइड कराई गई है। बाकी सही है अन्य कथन। अंतरशासकीय विवादों में मूल और अन्य अन्य क्षेत्राधिकार रखते हैं, बिल्कुल सही है। तो अंतरशासकीय जो विवाद होंगे इसमें मूल और अनन्य क्षेत्राधिकार होता है सुप्रीम कोर्ट का। भारत के राष्ट्रपति द्वारा कानून के प्रश्न या किसी तथ्य को निर्दिष्ट किए जाने पर सलाहकार की अधिकारिता भी लगता है, ये राइट होता है। इसके पास अपने ही निर्णय या आदेश पर पुनर्विचार करने की शक्ति, यानी कि मान लीजिए कोई इसने डिसीजन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने या कोई ऑर्डर निकाला, कोई वर्डिक्ट आया, उस वर्डिक्ट को दोबारा से उसका रिव्यू करने का जो राइट है या पावर होती है वो होती है सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1996 में स्थापित प्रशासनिक सुधार आयोग ने केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त की 2 स्तरीय मशीनरी के गठन की सिफारिश की थी, ठीक है। सेकंड बोलता है पीडी देशमुख 1996 में स्थापित प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष थे। तो बताइए इनमें से कौन कौन सा हमारा सही हो जाएगा, ये पूछा जा रहा है, कौन से कथन इसमें सही है। चलिए ठीक है, तो बताइए कौन सा इसमें आपका सही है, नहीं है। तो देखिए जो हमारा प्रशासनिक सुधार आयोग था जिसने केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त की 2 स्तरीय मशीनरी के गठन की सिफारिश की थी, ये 1966 का हमारा प्रथम जो प्रशासनिक सुधार आयोग था उसकी सिफारिशें थी। 96 का ये जो ईयर दिया गया ये बिल्कुल गलत है इसमें, ठीक है। और इसके बाद देखिए आपका 1996 फिर यहाँ पे दिया गया, ये बिल्कुल गलत है। 1966 में जो आपका ये प्रशासनिक सुधार आयोग था इसके अध्यक्ष पहले थे मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, ठीक है। और इसके बाद मोरारजी देसाई के बाद इसकी अध्यक्षता की थी के के हनुमंथैया ने, ठीक है, के हनुमंथैया थे इसके बाद, ध्यान रखेंगे। और जो हमारा द्वितीय प्रशासनिक हमारा आयोग आया था, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, वो 2005 में स्थापित हुआ था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और द्वितीय जो हमारा प्रशासनिक सुधार आयोग था इसके अध्यक्ष कौन थे, वीरप्पा मोइली, वीरप्पा मोइली, ठीक है। अब दिए गए जो स्टेटमेंट है इनके आधार पे ना तो कथन एक सही है ना ही कथन दो, तो डी आंसर हो जाएगा। दोनों ही कथन क्या है इसमें असत्य हैं, ये सही पूछ जाए तो सही कोई नहीं है, ना तो एक सही है ना ही दो सही है। चलिए अगला देखिए, निम्न में से किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को प्रशासक कहा जाता है। तो इनमें से कौन सा यूनियन टेरिटरी है, यूटी, जहाँ का जो मेन आपका सर्वा होता है उसको प्रशासक कहा जाता है, ठीक है। तो लक्षद्वीप इसमें राइट आंसर हो जाएगा, लक्षद्वीप सही आंसर होगा, ऑप्शन है। लक्षद्वीप में आपका प्रशासक रहते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा, प्रशासक। आगे बढ़ेंगे, क्षेत्रीय परिषदों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कूट चुनिए। तो बताना है आपने, देखिए पहला देखिए क्षेत्रीय परिषद तो समझते हैं ना, भारत में जो क्षेत्रीय परिषद हैं, तो क्षेत्रीय परिषद का पहला स्टेटमेंट है, देखिए क्षेत्रीय परिषद का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत किया गया है, ठीक है, पहला कथन है। दूसरा कथन जो है आपका, क्षेत्रीय परिषद केंद्र और प्रदेशों को सामाजिक एवं आर्थिक मामलों से संबंधित एक समान नीतियों के निर्धारण में सहायता पहुंचाती है। तीसरा कथन जो है आपका,
क्षेत्रीय परिषद आर्थिक एवं सामाजिक योजनाओं, सीमा विवाद, अंतर्राज्यीय परिवहन के पारस्परिक महत्व वाले विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श करती है। और उसके बाद है क्षेत्रीय परिषद का निर्णय केंद्र और राज्य सरकारों पर बाध्यकारी है। ठीक है, तो बताइए इनमें से कौन कौन से कथन आपके सही हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही कथन सही हैं दोस्तों। क्षेत्रीय परिषद का निर्णय केंद्र और राज्यों पर बाध्यकारी नहीं होता, ठीक है, बाउंडेड नहीं होता है, ये ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन जो मतलब चौथा जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। तो केवल 1 2 3 इसमें सही है, सही पूछ रहा है। तो ओनली 1 2 एंड 3 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन 1 में। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत में संविधान के अधीन अवशिष्ट शक्तियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है या सही है, बताइए। तो अवशिष्ट शक्तियां जो होती हैं, ठीक है, एब्सोल्यूट पावर्स जिनको कहा जाता है, तो अवशिष्ट जो पावर्स हैं इनको बताना है। तो अवशिष्ट शक्तियां संघ की संसद को दी गई है, पहला स्टेटमेंट है। अवशिष्ट शक्ति के मामले में भारत का संविधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान का अनुसरण करता है। भारत के संविधान के अनुसूची 7 में अवशिष्ट शक्तियों की सूची दी गई है। और चौथा है देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल के हाथों में सौंप दी गई थी। तो देखिए मैंने पॉलिटी की क्लास में भी आपको पढ़ाया, जो जीएस का कोर्स हमारा एप्लीकेशन स्टोर पे ओनली जीएस कोर्स, वहाँ पर मैंने आपको बताया कि भारत में जो है देखिए आपका जो केंद्र है या भारत की जो संसद है उसको ज़्यादा पावर्स दी गई हैं। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियाँ जो है भारत की हमारी संसद के पास है ज़्यादा, है ना, है बड़े बड़े जो नियम कानून बनते हैं, जो भी संशोधन होते हैं, वो आपने देखा होगा केवल केंद्र सरकार उसमें ज़्यादा मतलब डोमिनेंस रहता है। तो पहला तो सही है इसमें। अवशिष्ट शक्तियों के मामले में भारत का संविधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान का अनुसरण करता है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुसूची 7 में अवशिष्ट शक्तियों की सूची दी गई है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 में अवशिष्ट शक्तियाँ जो थी गवर्नर जनरल के हाथों में दे दी गई थी, ये बिल्कुल सही है। तो जब 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, तो इसमें जो एब्सोल्यूट पावर्स थी वो सभी किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। ठीक है, तो 1 और 4 इसमें सही हो जाएगा, सी आंसर होगा। ठीक है, केवल 1 और 4 ही सही है इसमें। चलिए अगला है देखिए, गंगा नदी इनमें से किसका उदाहरण? देखिए जो गंगा नदी है दिए गए विकल्पों में किसका एग्जाम्पल है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो देखिए गंगा नदी बताइए किसका एग्जाम्पल है? तो गंगा नदी जो है आपका एंटीसीडेंट रिवर का एग्जाम्पल है। ठीक है, एंटीसीडेंट का मतलब होता है पूर्ववर्ती नदी। पूर्ववर्ती नदी का मतलब जब हिमालय नहीं बना था, देखिए हिमालय बनने से पूर्व भी गंगा नदी का अपना मार्ग बना हुआ था। ठीक है, सिंपल भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ, हिमालय के उत्थान से पहले ही गंगा का अपना मार्ग बना हुआ था। पहाड़ों के ऊपर उठने के बावजूद लगातार कटाव करके गंगा ने अपने मार्ग को बनाए रखा, जिससे घाटियाँ और जो भी खड्ड वगैरह जो महाखड्ड होते हैं ना, उनका निर्माण हुआ था। ठीक है, तो गंगा नदी एग्जाम्पल है आपका पूर्ववर्ती अपवाह, यानी कि एंटीसीडेंट नदी इसको हम कहेंगे, एंटीसीडेंट रिवर का एग्जाम्पल है ये। और कई बार आपका बनता है कि जो गंगा नदी है ये किस प्रकार के डेल्टा का निर्माण करती है? तो ये चापाकार डेल्टा का निर्माण करती है, चापाकार डेल्टा, ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चापाकार डेल्टा, चापाकार डेल्टा जो है आपका, और क्वेट डेल्टा कहते हैं इसको, ध्यान रखेंगे। तो ये भी आपको महत्वपूर्ण है, यहाँ अच्छे से याद रखिएगा, क्लियर। और भारत की एक प्रमुख जीवन रेखा नदी के रूप में भी इसको जाना जाता है। उत्तर भारत के विशाल मैदानों को सींचती है ये, यहाँ पे कृषि, जलापूर्ति और आजीविका के लिए एक प्रमुख नदी है। ठीक है, हिमालय से निकल के आपको पता ही है बे ऑफ बंगाल तक ये जाती है नदी, क्लियर। चलिए, तो ये पूर्ववर्ती अपवाह का एग्जाम्पल है, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए कथन एक है, कथन ए है कि काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है और इसका कारण दिया गया रीज़न, उसमें नाइट्रोजन और जैव पदार्थ प्रचुर मात्रा में होते हैं, बताइए। तो काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त होती है, बिल्कुल सही है। काली मिट्टी को रेगुल मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बताइए। और इसका कारण दिया गया, उसमें नाइट्रोजन और जैव पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन जो कारण दिया गया यहाँ पे, कारण इसमें बिल्कुल आपका गलत है। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन और जैव पदार्थ जो होते हैं कम मात्रा में पाए जाते हैं, प्रचुर नहीं होते हैं, कम मात्रा में। ठीक है, यानी कि जैव पदार्थ का मतलब क्या समझे? जैव पदार्थ यानी कि ह्यूमस जिसको कहते हैं, ह्यूमस, जो ह्यूमस होता है वो कम होता है, क्लियर। और काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता ज़्यादा होती है, यानी कि जो मॉइस्चर होता है ना उसकी कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है उसको रखे रखने की, और चिकनी मिट्टी की प्रवृत्ति की ही होती है लगभग लगभग। ठीक है, नाइट्रोजन और जैव पदार्थ की मात्रा कम पाई जाती है इस मिट्टी में, प्रचुर नहीं होगा। तो केवल कथन एक सही है और कथन कारण जो आर है वो गलत है। ठीक है, कथन सही है लेकिन कारण गलत है, सी आंसर हो जाएगा। ए सही है किंतु आर गलत है।
चलिए नेक्स्ट देखिए, गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखता साठा क्या है? ठीक है, तो अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है तो ये आपको ज़रूर पता होगा। बताइए ये किसका एग्जाम्पल है? गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखता साठा। चलिए, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवने हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवने। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, अच्छे से याद रखना है। अब इसमें देखिए एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है, गरजता चालीसा जो है आपका दक्षिणी गोलार्ध में लगभग जो हमारा 40 डिग्री से लेकर 50 डिग्री के बीच में, ठीक है, गरजता चालीसा जो है 40 से 50 डिग्री के बीच में चलती हैं। ठीक है, एक हिसाब से पश्चिमी हवाएं शक्तिशाली तूफान टाइप के हैं। प्रचंड पचासा जो है जो आपका 50 से 60 डिग्री, 50 से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ठीक है, सदर्न अक्षांश की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखेंगे, लैटिट्यूड की बात हो रही है यहाँ पे। एंड तीसरा देखिए चीखता साटा, तो चीखता साटा जो है ये आपका 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के आसपास चलती हैं। ठीक है, नाम भी तभी इनका ऐसा रखा गया, देखिए गरजता चालीसा यानी कि 40 से शुरू हो रही है, यानी कि रोलिंग 40s कहा जाता है इसको। प्रचंड पचासा यानी कि आपका फ्यूरियस 50s, एंड चीखता साटा मतलब आपका हो जाता है श्रिंकिंग 60s बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये जो हवाएं हैं और पृथ्वी के जो घूर्णन है इसकी वजह से, और इन अक्षांशों पर क्या है कि भूमि का कम अवरोध है, जिस कारण ये बहुत तीव्र होते हैं। भूमि का कम अवरोध मतलब यहाँ पर ऐसे कोई पहाड़ वगैरह नहीं है जो इनको रोक सके, है ना। तो इसलिए इनकी जो गति होती है, स्पीड होती है, बहुत ज़्यादा होती है इन पवनों की, इन वेव्स की। ठीक है, चलिए अगला देखिए, चंद्र ग्रहण कब होता है? तो बताइए जो चंद्र ग्रहण है कब होता है? तो राइट आंसर जगह इसका देखिए, चंद्र ग्रहण आपका हो जाएगा जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। ठीक है, तो जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है तब होता है चंद्र ग्रहण। तो बी आंसर सही हो जाएगा इसमें, बी, ऑप्शन बी। अगला देखिए, जैव विविधता का अर्थ क्या है? तो जैव विविधता आप सभी लोग जानते हैं, बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी का जो अर्थ होता है वो होता है एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जो भी पौधे हैं और जितने भी जंतु हैं, इसी को कहा जाता है जैव विविधता। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप यानी कि पौधे और जंतु, यानी कि जो फ्लोरा फोना होता है वो आ गए कंप्लीटली। ठीक है, अगला देखिए, ऋग्वेद में अघन्या शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो ऋग्वेद में देखिए अघन्य या अघन्या शब्द का जो प्रयोग हुआ था वो गाय के लिए हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर है, गाय। अब देखिए ऋग्वेदिक काल जब आप पढ़ते तो उसमें गाय जो थी, गाय सबसे महत्वपूर्ण एसेट माना जाता था। ठीक है, जिसके पास जितनी ज़्यादा गाय वो उतना अमीर, और गाय को उसमें अघन्या के नाम से संबोधित किया जाता था। काकोरी ट्रेन एक्शन के नायक कौन थे? तो देखिए इसको पहले काकोरी कांड कहा जाता था, सरकार ने इसका नाम चेंज किया और इसको नाम दिया काकोरी ट्रेन एक्शन। ठीक है, अब काकोरी ट्रेन एक्शन क्या था आपका, देखिए अंग्रेजों की एक ट्रेन आती थी सहारनपुर से, यहाँ पे सहारनपुर था, सहारनपुर से एक ट्रेन चलती थी लखनऊ के बीच में। ठीक है, तो सहारनपुर और लखनऊ के बीच में चलने वाली इस ट्रेन में अंग्रेज कुछ पैसे वैसे जो भी रेवेन्यू होता होगा जमा वगैरह, उसको भी इधर उधर करते थे पैसे। तो उस समय के जो हमारे क्रांतिकारी थे, जिनमें प्रमुख नाम है यहाँ पे, जो इसके लिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे महत्वपूर्ण नाम है वो है राम प्रसाद बिस्मिल जी। तो राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में और भी लोग थे इसमें। तो इन लोगों ने क्या किया, लखनऊ से कुछ किलोमीटर पहले काकोरी एक जगह पड़ती है, तो काकोरी पे जैसे ही ट्रेन रुकी तो ट्रेन में चढ़ गए ये लोग, और ट्रेन में जो सरकारी खजाना था उसको लूट लिया, है ना। तो काकोरी की ये घटना है, वैसे बहुत लंबी कहानी, ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो इसमें मेन जो नायक थे राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, ये आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण नाम है। काकोरी की जो ये घटना थी ये घटित हुई थी आपकी 9 अगस्त 1925 को। ठीक है, 1925 को ये घटना हुई थी घटित। अब इसमें मुकदमा फिर शुरू किया गया। इसमें जो लगभग 8,000 रुपये की राशि उसमें लूट ली गई थी, और हालांकि क्या हो गया, जब ट्रेन से क्रांतिकारी निकल रहे थे गलती से गोली चल गई। ठीक है, गलती से गोली चल गई एक क्रांतिकारी से, तो जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। और अंग्रेजों ने फिर, उनको तो मौका चाहिए था उसमें, तो गिरफ्तार जो भी लोग किए गए थे उन पर चोरी और हत्या के साथ साथ अन्य आरोप भी लगे। इसमें जो राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, राम प्रसाद बिस्मिल जी हो गए, और राम प्रसाद बिस्मिल जी के साथ साथ हमारा अशफाक उल्ला खां, अशफाक उल्ला खां, अशफाक उल्ला खां, और इसके अलावा अशफाक उल्ला खां के साथ इसमें और भी थे रोशन सिंह। ठीक है, रोशन सिंह,
और राजेंद्र लाहड़ी, राजेंद्र लाहड़ी। तो इन लोगों को अंग्रेजों ने फांसी की सज़ा दे दी। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, ठीक है, और हमारा रोशन सिंह और राजेंद्र लाहड़ी जी को, इनको मौत की सज़ा दे दी गई। तो ये पूरी घटना है इसमें, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण है काकोरी ट्रेन एक्शन से, उत्तराखंड के संदर्भ में। काकोरी ट्रेन एक्शन में अगर कभी क्वेश्चन बनेगा, जो हमारे पकड़े गए थे लोग, इनके केस की पैरवी की थी हमारे गोविंद वल्लभ पंत ने। गोविंद वल्लभ पंत जी वकील भी थे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो गोविंद वल्लभ पंत जी मोहनलाल सक्सेना जैसे बड़े वकीलों ने बचाव पक्ष में काम किया था, हालांकि केस इनके पक्ष में नहीं किया उसमें। चलिए अगला देखिए, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ स्थापित किया था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए, अजीमुल्ला खान निम्न में से किसके सलाहकार थे? तो अच्छा क्वेश्चन है हिस्ट्री का, बताना है आपने अजीमुल्ला खान दिए गए विकल्पों में से किसके एडवाइजर थे, सलाहकार थे। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसमें अजीमुल्ला खां जो थे आपके, ये आपका नाना साहब के सलाहकार थे, ठीक है, नाना साहब। ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को पता है जब 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था 1857, तो 1857 के प्रमुख नेताओं में से एक नाम अजीमुल्ला खां का भी है, जो कि आपका उस समय नाना साहब के मुख्य सलाहकार और सचिव थे, सेक्रेटरी थे, ठीक है, ध्यान रखना है अजीमुल्ला खां। और नाना साहब हो गए, तात्या टोपे जी हो गए और अजीमुल्ला खां हो गए। इन लोगों ने उसमें इस विद्रोह को, या जो क्रांति हुई थी 1857 की, इसको यहाँ पे क्या किया था, लीड किया था, सैन्य मार्गदर्शन दिया था, ठीक है, सबने मिलकर साथ में। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो दिए गए विकल्पों में बताइए किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सबसे पहले उल्लेख मिलता है? तो वर्ण का उल्लेख हुआ है सबसे पहले ऋग्वेद में, जो कि सबसे प्राचीन वेद भी है, ठीक है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, ध्यान रखना है। तो वर्ण शब्द सबसे पहले यहीं पे मिलता है। अगला देखिए, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? तो देखिए अगर आपने दिल्ली सल्तनत पढ़ा है, तो दिल्ली सल्तनत का जो हमारा उदय था 1206 में उदय हुआ दिल्ली सल्तनत का, और उसके बाद 1526 में दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गई, ठीक है। 1526 का निर्णायक वर्ष है जब होता है पानीपत का फर्स्ट बैटल, पानीपत की प्रथम लड़ाई, ठीक है। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में उसमें लोधी वंश चल रहा था दिल्ली सल्तनत का। तो 1526 में लोधी वंश के अंतिम शासक को यहाँ पर हरा दिया था किसने? बाबर ने। और 1526 में भारत में मुगल वंश की नींव पड़ी, फिर मुगल वंश आया, है ना। तो ये हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, ध्यान रखना है आपने। तो 1206 से लेकर 1526। तो राइट आंसर रहेगा इसमें आपका ऑप्शन बी 1526। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो देखिए जब भारत आज़ाद हुआ, आप सभी को पता है जब भारत आज़ाद हुआ, तो भारत की आज़ादी से पहले हमारा माउंटबेटन ने, जो आपका माउंटबेटन है, माउंटबेटन ने जो विभाजन वाला सीन किया था, माउंटबेटन विभाजन योजना आई ना माउंटबेटन की, तो माउंटबेटन ने बोला भैया पॉसिबल नहीं, जो देश में उसमें सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, तो उसको देखते हुए बोला कि अब दो राज्यों का जो पहले से टू नेशन थ्योरी दी जा रही थी, क्योंकि कुछ ऐसे लीडर्स थे जो चाहते थे कि दो अलग देश बने, जिसमें जिन्ना प्रमुख था और भी कुछ लोग थे सपोर्टर, और दो लोग ऐसे थे जिन्होंने घोर विरोध किया था विभाजन का, महात्मा गांधी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, है ना। बट फाइनली ये पॉसिबल होने माउंटबेटन की विभाजन योजना आई, और विभाजन योजना के बाद 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत, दो नए देश डोमिनियन स्टेटस के साथ स्थापित हुए, इनको आज़ादी दी गई। तो उसके बाद जब हमारा 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ, तो हमारा देश के जो पहले गवर्नर जनरल बने वो माउंटबेटन ही था, ठीक है। उसके बाद माउंटबेटन ने जब ये पद छोड़ा, और उसके पद छोड़ने से संविधान लागू होने था, क्योंकि संविधान के बाद हमने फिर इस पद को ख़त्म कर दिया था, ब्रिटेन का कानून ख़त्म, फिर हमारा कानून आ गया, तो फिर हमारे राष्ट्रपति का पद आ गया, है ना, महामहिम। तो भारत के, अगर यहीं पे क्वेश्चन बनता, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, ठीक है, जब भारत आज़ाद हुआ उसमें तो माउंटबेटन ही था, लेकिन अगर भारतीय पूछता, भारत के एकमात्र प्रथम भारतीय और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, तो वो थे आपके सी राजगोपालाचारी, ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, राजगोपालाचारी,
चक्रवर्ती राजगोपालाचारी गांधी जी के क्या थे, समधी थे। ठीक है, राजगोपालाचारी की बेटी से गांधी जी के एक पुत्र की शादी हुई थी, इसलिए राजगोपालाचारी को काफ़ी फेवर भी करते थे गांधी जी। ठीक है, और काफ़ी घनिष्ठता थी इनके बीच में। क्लियर। तो ये आप, और राजगोपालाचारी जी को ही इनका उपनाम है राजा जी, जिसके नाम पे हमारा राजा जी नेशनल पार्क है उत्तराखंड में स्थापित। डाटाबेस में प्राइमरी की का उद्देश्य क्या होता है? तो जो डेटाबेस होता है हमारे कंप्यूटर में, तो बताना आपने जो प्राइमरी की होती है उसका उद्देश्य क्या होता है। तो प्राइमरी की डिफाइन करती है, ठीक है, रिकॉर्ड की यूनिक की से पहचान करना। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें, रिकॉर्ड की यूनिक की से पहचान करना, सी आंसर इसमें सही हो जाएगा। चलिए, तो दोस्तों आज कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी थे जो हमने किए, और देखिए मैं और भी इसमें, देखिए सेशन काफ़ी लंबा हो सकता है। अब 25 क्वेश्चनों के लिए 1 घंटे की क्लास, ये भी सही नहीं है। तो कई बार लिमिटेड एक्सप्लेनेशन करना पड़ता है क्वेश्चन का, और कुछ फैक्ट रह ही जाते हैं, लेकिन अगले जब सेशन में नए क्वेश्चन आएंगे या इन्हीं से रिलेटेड अदर क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पर वो कवर भी हो जाता है। इसलिए तभी मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि हर सेशन को आप देखिए, कोई भी वीडियो स्किप ना करें। ठीक है, चलिए, बाकी यहीं पे सेशन समाप्त होता है। और हमेशा की तरह बोलूँगा यार, अपने जीवन में एक पेड़ अवश्य लगाएं कम से कम, और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो भी लोग यूके ट्रिपल एस सी की आगामी परीक्षाओं के लिए टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो उनके लिए एप्लीकेशन पर 50 आवर इन फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट्स अवेलेबल हैं। बाइलिंगुअल हैं पूरे 50 सेट्स, 20 टॉपिक वाइज टेस्ट भी इसमें एक्स्ट्रा हैं, 70 टेस्ट हो गए, फिर करंट अफेयर्स के टेस्ट हैं। उसके अलावा अगर आपको जीएस का फाउंडेशन बैच चाहिए, आपका उत्तराखंड ठीक है, हिंदी ठीक है, आपको लगता है जीएस कमज़ोर है, तो आप हमारा ओनली जीएस कोर्स ले सकते हैं, जीएस प्लस कंप्यूटर है उसमें। और अगर आप चाहते हैं कि मुझको हर सब्जेक्ट की तैयारी चाहिए, बहुत अच्छे से चाहिए, डिटेल में चाहिए और सहज सरल भाषा में चाहिए, तो आप हमारा न्यू कॉम्बो कोर्स इनरोल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखिए दोस्तों, अच्छे से स्टडी कीजिए, मोटिवेशन हमेशा रखिए। अगर इस फील्ड में आए हैं तो पेशेंस रखना पड़ता है, अप एंड डाउन्स आएंगे, वैकेंसी नहीं आती, कई बार लंबे समय तक एग्ज़ाम नहीं होता, लेकिन मोटिवेशन अपना और जो एनर्जी लेवल है बना के रखना पड़ता है। अगर इस टाइम पे आप जीत गए तो एग्ज़ाम के दिन आप जीत जाओगे। जय हिंद, जय देवभूमि।